Hello, welcome. It is Step Toward Success, and we are discussing the rise of nationalism in Europe for class 10. In this video, we will discuss the making of nationalism in Europe. नेशनलिज्म यूरोप में कैसे आया, कौन कौन से फैक्टर थे. बिफोर दैट हम लोग को डिस्कस करना पड़ेगा कि यूरोप का कंडीशन क्या था उस समय. उस समय यूरोप में कोई भी कंट्री या कोई भी नेशन स्टेट्स नहीं था. आज जितने भी कंट्रीज हम लोग देखते हैं, जर्मनी हो, इटली हो, जो भी हो, वो छोटे छोटे किंगडम्स में बटे हुए थे. इसका इफेक्ट क्या पड़ता था? इसका इफेक्ट ये पड़ता था कि जनता की, कॉमन पीपल की कोई कॉमन आइडेंटिटी नहीं थी, कलेक्टिव आइडेंटिटी उनकी नहीं थी. दूसरा, कोई कॉमन कल्चर नहीं होता था. डिफरेंट इथनिक ग्रुप्स के लोग वहां रहते थे, डिफरेंट लैंग्वेजेस बोलते थे, क्योंकि किंगडम्स की कोई फिक्स्ड पॉलिटिकल बाउंड्री भी नहीं होती थी. किंगडम्स पैच वर्क ऑफ डिफरेंट नेशन एंड पीपल होते थे. इसको हम लोग ऑस्ट्रिया हंगरी में एग्जिस्ट करने वाले हैब्सबर्ग एम्पायर से बिल्कुल अच्छे ढंग से समझ सकते हैं. तो यहां दिक्कत क्या होती थी? पॉलिटिकल यूनिटी हो नहीं सकती थी. मतलब कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं था किंगडम में जो नेशन स्टेट्स को जन्म दे रहा था. बस वहां एक ही ऐसी चीज थी जो लोगों को बांध के रखती थी, और वो चीज थी देयर लॉयल्टी टू द किंग. दूसरा कंडीशन क्या था यूरोप में? दूसरा कंडीशन ये था कि यूरोप में मेनली दो ही क्लासेस एग्जिस्ट कर रहे थे. एक तरफ अरिस्टोक्रेसी, दूसरी ओर पुअर पीजेंट्री. अरिस्टोक्रेसी जो रूलिंग क्लास था, डोमिनेंट क्लास था, उनका नंबर बहुत कम था, लेकिन वो बहुत पावरफुल थे. उनका लाइफ स्टाइल कॉमन था, भले वो किसी भी रीजन में रह रहे हो. कंट्री साइड में उनके बड़े बड़े स्टेट्स थे, शहरों में भी बिग हाउसेस थे. अगर वो किसी चीज से जुड़े थे तो वो था मैरिज. और वो फ्रेंच बोलते थे, तो ये उनका स्टाइल था, अरिस्टोक्रेसी का स्टाइल था. दूसरी ओर पुअर पेजेंट्री थे, जो उनके जमीन में, उनके लैंड में काम करते थे, खेती करते थे, टीनेंट्स थे. ये कंडीशन था यूरोप का. अब इनके बीच से एक नया क्लास उभर कर सामने आया है, जिसको हम लोग मिडिल क्लास कहते हैं. और ये मिडिल क्लास का एग्जिस्टेंस तभी हुआ जब यूरोप में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ. हम लोग सभी जानते हैं कि सबसे पहले 18th सेंचुरी के लेटर हाफ में इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, और दूसरे देशों में, फ्रांस या जर्मनी में 19th सेंचुरी में ये इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ. इंडस्ट्रीज बनी, मैन्युफैक्चरिंग हुई, ट्रेड बढ़ा, इससे टाउन्स एंड सिटीज बढ़े, और इससे एक नया क्लास पूरे यूरोप में उभर कर सामने आया, जिसको मिडिल क्लास कहते थे. और ये मिडिल क्लास बना था मर्चेंट से, ट्रेडर्स से, इंडस्ट्रियलिस्ट थे और प्रोफेशनल्स थे. प्रोफेशनल्स इसमें सारे एजुकेटेड लोग होते थे, और यही एजुकेटेड लोग जो थे, इन्होंने नेशनलिज्म को बढ़ावा दिया. नेशनलिज्म इनके दिमाग की उपज थी. जो मिडिल क्लास का नेशनलिज्म था, वो मेनली क्या था? मेनली वो लिबरल नेशनलिज्म था. अब ये लिबरल नेशनलिज्म क्या है? क्या मतलब है इसका, लिबरल नेशनलिज्म का?
तो इस लिबरल नेशनलिज्म के मीनिंग को हम लोग दो पार्ट में बांट देते हैं। एक पार्ट में डिस्कस करते हैं कि लिबरल नेशनलिज्म का पॉलिटिकल फील्ड में क्या उसका मतलब था। दूसरे पार्ट में डिस्कस करेंगे हम लोग उसका इकोनॉमिक फील्ड में क्या उसका मतलब था। तो सबसे पहले पॉलिटिकल फील्ड में मिडिल क्लास के लिए लिबरल नेशनलिज्म का मतलब था फ्रीडम फॉर इंडिविजुअल्स, हर एक इंडिविजुअल के लिए फ्रीडम, इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर लॉज, गवर्नमेंट बाय कंसेंट। और जब लिबरल नेशनलिज्म की बात हो रही है, लिबरलाइजेशन की बात हो रही है, तो वहां वो चाहते थे कि ऑटोक्रेटिक रूल का अंत हो जाए, जो क्लरिकल प्रिविलेजेस थे वो खत्म हो जाए, कॉन्स्टिट्यूशन हो, पार्लियामेंट हो, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स हो, और साथ साथ में ऐसा नहीं कि लिबरल नेशनलिज्म आ गया तो प्राइवेट प्रॉपर्टी को छीन ली जाए, बल्कि प्राइवेट प्रॉपर्टी को भी प्रोटेक्ट किया जाए। ये मीनिंग था उस समय मिडिल क्लास के लिए लिबरल नेशनलिज्म का। लेकिन आप रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात करते हैं तो राइट टू वोट की बात करनी पड़ेगी, जिसको सफरेज कहते थे। और ये राइट टू वोट सबको नहीं मिला हुआ था, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज नहीं था। ये राइट टू वोट वॉज गिवन टू लिमिटेड पर्सन, प्रॉपर्टीड मैन को दिया गया था, जिसको एक्टिव सिटीजन कहते थे। विमेन को और पुअर पीपल को पूरी तरह से इग्नोर किया गया था। 1793 से 94 तक जब जैकोबिन्स आए तब उन्होंने सारे मेल को राइट्स दिए, लेकिन जब वापस नेपोलियन आया तब उसने सिर्फ प्रॉपर्टीड मैन को ही राइट टू वोट दिया। विमेन को तो वो माइनर समझता था, ना समझता था, और वो कहता था कि उनको अपने फादर या अपने हस्बैंड के अंडर में रहना चाहिए। पुअर पीपल, विमेन, इनका स्ट्रगल पॉलिटिकल राइट्स के लिए चलता रहा। तो ये कंडीशन था पॉलिटिकल फील्ड में लिबरल नेशनलिज्म का और सफरेज का। इकोनॉमिक फील्ड में क्या मतलब था लिबरल नेशनलिज्म का? इकोनॉमिक फील्ड में वो चाहते थे कि फ्रीडम ऑफ मार्केट हो, मार्केट पे स्टेट का इंपोज किया हुआ कोई भी रिस्ट्रिक्शन ना हो, गुड्स और कैपिटल का फ्री फ्लो हो, अच्छे ढंग से उनका फ्लो हो मार्केट में। ये डिमांड इसलिए था कि ये प्रॉब्लम्स थे उस समय, और इसको हम समझ सकते हैं जर्मन कन्फेडरेशन के इकोनॉमिक कंडीशन से। जर्मन कन्फेडरेशन में, जिसको नेपोलियन ने ऑर्गेनाइज किया था, उसके 39 स्टेट्स थे, और लगभग सारे स्टेट्स की अपनी करेंसी थी, अपना वेट्स और मेजर्स था। वहां अगर एक स्टेट, मान लीजिए हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग कोई जा रहा है, कोई ट्रेडर जा रहा है, तो उसको 11 कस्टम बैरियर्स पार करने पड़ते थे। मींस 11 प्लेसेस पे उसको कस्टम ड्यूटी यानी कि टैक्स देना पड़ता था, और ये टैक्स उनकी प्रॉपर्टी का 5% होता था। ऊपर से करेंसी अलग होती थी, वेट और मेजर का यूनिट अलग होता था, बहुत परेशानी होती थी। जैसे मेजरमेंट का यूनिट था उस समय एल, और एक एल का वैल्यू सेंटीमीटर में हर एक प्लेसेस में अलग अलग होता था। जैसे अगर फ्रैंकफर्ट में ले रहे हैं तो उसका वैल्यू अलग है, न्यूरेमबर्ग में ले रहे हैं 65.6 सेंटीमीटर है, कहीं 54.7 सेंटीमीटर, उसका वैल्यू अलग अलग होता था। इससे व्यापारियों को बहुत परेशानी होती थी, और गुड्स और कैपिटल का फ्री फ्लो नहीं हो पाता था। इस प्रॉब्लम को समझा गया, और प्रशिया ने इसको समझा, और उसने एफर्ट लिया। 1834 में उसने कस्टम यूनियन फॉर्म किया, जिसको ज़ोल्वेरिन भी कहते हैं।
ताकि ये सारे इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स को दूर किया जा सके। और उस मीटिंग में पहला जो काम किया गया कि जो करेंसी जो 30 से ज्यादा थी उसको 2 करेंसी पे लाया गया। सारे कस्टम बैरियर्स हटा दिए गए और उसके बाद रेलवे का नेटवर्क फैला और ये जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट हुआ इसने नेशनलिज्म को लाने में बहुत ज्यादा हेल्प किया। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट था और ऐसे नेशनलिज्म आगे बढ़ रहा था। लेकिन नेशनलिज्म के रास्ते में ऑब्स्टेकल भी थे। जैसे नेपोलियन जब तक था तो नेशनलिज्म का राइज हो रहा था, लेकिन 1815 में हम सभी जानते हैं कि बैटल ऑफ वाटरलू में नेपोलियन की हार हो गई और उसके बाद कंजर्वेटिव्स वापस आ गए। लेकिन इस पूरे दौर को हिस्टोरियंस ने एक नया नाम दिया, न्यू कंजर्वेटिज्म। बड़ा कंट्रडिक्शन है, न्यू भी और कंजर्वेटिज्म भी। ऐसा क्यों कहा गया? 1815 के बाद जो कंजर्वेटिव्स वापस आए तब पुराना सिस्टम वापस आ गया। जैसे मोनार्की वापस आ गई, चर्च वापस आ गए, सोशल हायरार्की पुरानी वापस आ गई। लेकिन उसके साथ साथ जो नेपोलियन ने जो रिफॉर्म्स किए थे, जैसे मॉडर्न आर्मी, इफिशिएंट ब्यूरोक्रेसी, डायनेमिक इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एबॉलिशमेंट ऑफ फ्यूडलिज्म एंड सर्फडम, इसको भी कंजर्वेटिव्स ने हटाया नहीं, क्योंकि उनको लगा कि ये उनके पोजीशन को और स्ट्रांग बनाएगा। इसलिए कंजर्वेटिज्म के साथ साथ न्यू रिफॉर्म्स भी मिल गए, इसलिए इसको न्यू कंजर्वेटिज्म कहा गया। लेकिन कंजर्वेटिव्स नेपोलियन और उसके टेरिटरी को या रिवोल्यूशनरी को यूं ही छोड़ देने पे एग्री नहीं थे, बल्कि वो पूरी तरह से रिवॉल्यूशन को रिप्लेस करना चाहते थे कंजर्वेटिज्म से। इसलिए वियना में जो ऑस्ट्रिया का कैपिटल है वहां पर एक मीटिंग ऑर्गेनाइज किया गया, जिसमें वो सारे कंट्री, ऑस्ट्रिया, प्रशिया, इंग्लैंड, सभी वहां इकट्ठे हुए। और ऑस्ट्रिया का जो चांसलर था ड्यूक मेटरनिक, उसके चेयरमैनशिप में एक ट्रीटी ऑफ वियना 1815 में साइन हुई। इससे बहुत सारे इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए गए। पहला जो डिसीजन था, चूंकि कंजर्वेटिज्म वापस आ गया था और बॉर्बन डायनेस्टी जिसका लुई 16 रूलर था, वो एक सिंबल थी, कंजर्वेटिज्म का सिंबल थी। तो 1815 में जो ट्रीटी ऑफ वियना साइन हुई, उसमें पहला स्टेप यही लिया गया कि बॉर्बन डायनेस्टी के रूलर्स को फिर से गद्दी पे बैठा दिया गया। ये सिंबल था कि कंजर्वेटिज्म वापस आ गया है। सेकंड जो स्टेप लिया गया कि नेपोलियन ने जो जो टेरिटरीज को जीता था वो फ्रांस के हाथ से छीन ली गई, लेकिन उनको इंडिपेंडेंट नहीं किया गया, उनको इंडिपेंडेंस नहीं दिया गया, बल्कि फ्रांस की घेराबंदी की गई। नए नए स्टेट्स बना के फ्रांस को घेरा गया ताकि फ्यूचर में फ्रांस फिर से अपने एक्सपेंशन की कोशिश ना करे। जैसे बेल्जियम को नीदरलैंड से मिला दिया गया नॉर्दर्न रीजन में फ्रांस के, साउथ में जेनेवा को और पीडमोंट को मिला दिया गया, कहीं पोलैंड और रशिया को मिला दिया गया। ऐसे करके फ्रांस की घेराबंदी कर दी गई ताकि फ्रांस अगर चाहे भी तो फ्यूचर में अपना फिर से एक्सपेंशन ना कर पाए। उसके बाद कंजर्वेटिव्स जो ये नहीं चाहते थे, बड़े ऑटोक्रेटिक थे, वो नहीं चाहते थे कि जो पॉलिसीज बनाए उस पर कोई क्वेश्चन करे, इसलिए उन्होंने प्रेस पे बैन लगा दिया, सेंसरशिप इंप्लीमेंट कर दिया। अब कोई भी न्यूज़पेपर, बुक्स, स्टोरीज, सॉन्ग्स जिसका रिलेशन फ्रीडम से, लिबर्टी से, फ्रैटर्निटी से या फ्रेंच रेवोल्यूशन के आइडियाज से था, उसको बिना परमिशन के छापा नहीं जा सकता था। और जो प्रेस पर उन्होंने बैन लगाया, जो फ्रीडम ऑफ प्रेस को उन्होंने रोका, इसके लिए उनका बहुत क्रिटिसाइज हुआ।
लेकिन इसकी चिंता उन्होंने नहीं की। ये सारे स्टेप उन्होंने लिए। उन्होंने रिवॉल्यूशन को सप्रेस करने की बात की, रिवॉल्यूशनरी को भी उन्होंने दबाने की बात की, और उनके डर से रिवॉल्यूशनरी थोड़े अंडरग्राउंड भी हो गए। इसको हम लोग डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। और इस तरह से नेशनलिज्म यूरोप में धीरे धीरे आने लगा, बहुत धीरे धीरे आ रहा था लेकिन बड़ा स्ट्रांगली आ रहा था। कैसे और नेशनलिज्म की बातें आगे बढ़ी, कैसे नेशनलिज्म मजबूत हुआ और क्या इवेंट्स हुए, इसको हम लोग आने वाले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।